डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर यानी कि द्वितीय व तृतीय वर्ष वाले छात्र हैं जिनकी परीक्षा इसी वर्ष है। आप सभी को मालूम होना चाहिए जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले छात्र हैं उनका एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसकी परीक्षा आप लोगों को देनी ही देनी होती है अन्य सब्जेक्टों के साथ। जैसे आपका बीए में हिंदी है, इंग्लिश है या हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए एक और सब्जेक्ट अनिवार्य होता है जिसका नाम होता है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। इसकी परीक्षा आप सभी को देनी ही देनी होगी, अगर नहीं देंगे तो आप फेल माने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी से जुड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, जो भी बीए बीएससी बीकॉम या फिर जो भी सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर वाले छात्र हैं, चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम के, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाले हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन मैंने फिल्टर करके इस वीडियो में रखे हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको यहाँ पर परीक्षा से जुड़ी और एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टीवी है, आप सभी को मालूम है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। तो इसमें 4 इकाई होते हैं जो 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो होता है खंड आ में राष्ट्र गौरव से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खंड खा में, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो खंड गा होता है इसमें मानवाधिकार अध्ययन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है इसी के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आपको पढ़ के जाना, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन भारतीय सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन बैंक में, सीरीज में, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कौन से पढ़ के जाना है, कौन सी आपकी परीक्षा जो आने वाली है, आगामी परीक्षा, उसमें कौन क्वेश्चन हेल्पफुल है, मददगार है, आने के चांस है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि किस प्राचीन भारतीय सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाना लगा है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता को, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। देखिए ये कभी कदार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं पूछा जाता, इसलिए आप लोग हम इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के किस, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के किस उत्खनन क्षेत्र को प्राचीन सरस्वती सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल का है, तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऑप्शन जो दिए गए उसमें मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखी घड़ी। ध्यान दीजिएगा, राखी घड़ी। ठीक है, इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को प्राचीन सरस्वती सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान को प्राचीन सरस्वती सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उसका नाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है सिरनौली बागपत। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा, आंसर भी पढ़िएगा, क्वेश्चन भी समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नदियाँ थीं, कौन कौन सी थी। पहली है सिंधु सभ्यता एवं सरस्वती थी, या फिर सिंधु एवं रावी थी, या फिर ऑप्शन है सी कि सिंधु एवं गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध एवं सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम जब हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, जब क्वेश्चन आए तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बी में आ जाए, बी पर, ठीक है, हो सकता है सी में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना सिंध एवं सरस्वती। आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको बता दूं, सारी जो क्वेश्चन है, जो इनका जो पेपर होगा वो OMR सीट पे होगा। फिलहाल मैं आपको पहले बताने के लिए भूल गया वीडियो की स्टार्टिंग में, लेकिन मैं अभी ध्यान आया तो मैं आपको बता दूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षाएं नहीं होंगी, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और जिसका OMR पे आप लोगों को आंसर देना हो, जो सही रहेगा उसे गोला बनाना होगा। हालांकि जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ बताया भी जाएगा, और बहुत सारे छात्रों को तो मालूम भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन, ठीक है, 14 यानी 14 प्रणाली के अनुसार सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता का काल है।
ये कभी कदार पूछ लिया जाता, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो इसलिए हम इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में ही रखेंगे। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ऑप्शन मिल गया है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, बी नंबर है 2500 से 2300 ईसा पूर्व, और सी नंबर है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो रेडियो कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार सरस्वती सिंधु घाटी का सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 1350 से 1750 माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपको दिखा दें। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सर्वप्रथम अग्नि वेदिकाएं मिली। ऑप्शन आपको मिल गया, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है पूरी तरह। रोपड़, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल से सर्वप्रथम अग्नि वेदिकाएं मिली, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश लेख मिले हैं। तो ऑप्शन एक मिल जाएगा आभूषणों पर मिले हैं, ठीक है, मोहरों पर मिले हैं, दीवारों पर मिले हैं, ठीक है, स्नानगारों पर मिले हैं। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कदार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पढ़े रहेंगे तो अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, मुहरों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश लेख जो मिले हैं वो मुहरों पर मिले हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं। ऑप्शन एक है 25, 26, 23, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले, जो उनकी संख्या है, टॉप लेवल का क्वेश्चन ये भी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन, बी 26। ठीक है, 26 लेख मिले हैं। ठीक है, 26 अभिलेख मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में के लिए हेल्पफुल है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पाषाणकालीन, लौहकालीन, ठीक है, कांस्यकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, वो हो जाएगा सी नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, कांस्यकालीन काल की सभ्यता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है। ओके, अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है कि मानव ने तांबा और जस्ता को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनाई है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जनरली आपको जानना भी चाहिए, और परीक्षा में आया, और इससे बेटर और क्या बात हो सकती है, तो इसको आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि कांसा, याद रखिएगा, तांबा और जस्ता को मिलाकर कांसा बनाया गया है, कांसा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न अगला है कि सिंधु सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है, इस कथन के विद्वान है, यानी कि ये जो कथन कहा है जिन्होंने, उनका क्या नाम है। सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है। ठीक है, ऑप्शन एक है आर्नोल्ड, बी नंबर है टाइलर, और सी नंबर है मैकडोनल्ड, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, मैकडो, ठीक है, नलड। तो ये ऑप्शन जो राइट आंसर सी हो जाएगा, नलड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, मैकडोनल्ड। ओके, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम, ठीक है, उत्खनित स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अगर हम ऑप्शन भी पढ़ते रहेंगे तो वीडियो लंबी होगी, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। ऑप्शन आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम जो उत्खलित स्थल कौन सा है, वो है हड़प्पा, याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि सिंधुवासी किस देवता की पूजा करते थे। टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉप कैटेगरी का है। ठीक है,
अब क्या आगामी परीक्षा के लिए, तो सिंधवासी किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। याद रखिएगा, सिंधवासी पशुपति देवता की पूजा करते थे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन एक है दयाराम साहनी की अध्यक्षता में, राखाल दास बनर्जी की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य जो हुआ था वो इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इनका जो नाम है वो है सर जॉन मार्शल। इन्हीं की अध्यक्षता में मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ था। याद रखिएगा, उत्खनन का कार्य। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? बहुत ही टॉप लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जर्नली क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं आर्य, सुमेरियन, द्रविड़ और इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा द्रविड़। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। इसलिए राइट आंसर हम सी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नहीं, यहाँ पर लिखा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस पशु का विशेष प्रयोग नहीं करते थे? बैल, घोड़ा, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जो अधिक ज़्यादा पशु का विशेष प्रयोग नहीं करते थे, उसका जो नाम है वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का प्रयोग नहीं करते थे। याद रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घोड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल, ठीक है, स्नानागार कहाँ मिला? ऑप्शन है कि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, स्नाना, ठीक है, गार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला। याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी, 19 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, भटौज, कालीकट, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह कौन सा था, उसका जो नाम है वो है क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मालूम है तो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोथल। ठीक है, लोथल। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख स्थान हड़प्पा पंजाब प्रांत के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए मिल जाएगा मांट गोमरी, बी नंबर है रोपड़, और सी नंबर है अमृतसर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मांट गोमरी में। ठीक है, मांट गोमरी में, मांटो गोमरी में, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, कालीबंगा आदि स्थान का संबंध किससे है या संबंध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से, वैदिक कालीन सभ्यता से, भीम भेटका सभ्यता से, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता से इन सभी स्थानों का संबंध है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। हड़प्पा है, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी आदि पुरातत्ववेत्ताओं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुरातत्ववेत्ताओं का संबंध भारत के किस सभ्यता से है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता से है, इसलिए राइट आंसर ए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र एवं चीन की सभ्यता की तुलना भारत की किस सभ्यता से की जाती है? तो ये जो सभ्यताएं बताई गई इनमें से जो भारत की किस सभ्यता से इनकी तुलना की जाती है, तो ऑप्शन आपको दे ही दिए गए हैं। जो 23 नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता से, ठीक है, इनकी तुलना की जाती है। याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, ठीक है, चन्हू दड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी?
ऑप्शन आपको दे दिए गए किन्होंने की थी, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NG मजूमदार ने खोज की थी। ठीक है, स्थल, ठीक है, चन्हूदड़ों की किसने की थी? NG मजूमदार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिप से सर्वाधिक साम्य रखती, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते, दरा इग्नोर भी कर सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 25 नंबर जो क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि द्रविड़ लिप। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पढ़ते हैं, लिखा है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बी नंबर है सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और सी नंबर है सिंधु सभ्यता मिश्रित सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता आदिम सभ्यता थी। तो इसमें से जो कथन सही है, यानी कि 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि सिंधुवासी शक्ति का प्रतीक मानते थे। ठीक है, अश्व को, गाय को, बैल को, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधुवासी जो ठीक है, शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वो मानते हैं किसको? बैल को, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य निम्न में से किस पुरातत्व, ठीक है, तत्ववेत्ता ने कराया था? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का भी। 28 नंबर जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण थापर ने। ठीक है, बालकृष्ण थापर ने इसका कार्य कराया था, ठीक है, उत्खनन का। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शाब्दिक अर्थ में पर्यावरण का अर्थ है, यहाँ पर का थोड़ा आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे सही से, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ का। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि शाब्दिक अर्थ में पर्यावरण का अर्थ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जो इससे पहले के मैंने क्वेश्चन बताए वो राष्ट्र गौरव से आपको मैंने बताए थे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रश्न पत्र तो एक ही होगा, पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया वो राष्ट्र गौरव के थे, अब हमने आपको बता रहे पर्यावरण के, आगे हम आपको बताएंगे मानवाधिकार के। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही प्रश्न पत्र में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब पर्यावरण पे हम आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चारों ओर से घेरना अथवा अवेष्टित, ठीक है, करना, और बी नंबर है मानव एवं पृथ्वी का परस्पर संतुलन, और सी नंबर है वह सब कुछ जो हमसे परे है और जिसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो शाब्दिक अर्थ में पर्यावरण का जो अर्थ है मैं आपको बता दूं वो है चारों ओर से घेरना अथवा अवस्थित, ठीक है, अवस्थित करना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अवस्थित करना, ध्यान रखिएगा, चारों ओर से घेरना और अवस्थित करना। ओके, अगला प्रश्न है कि वह वस्तु जो संदर्भित हो, ध्यान दीजिएगा, वो वस्तु जो संदर्भित को चारों ओर से ढके हुए हो और प्रभावित करती हो कहलाती है। चारों ओर से ढकी हो और किसी को प्रभावित करती हो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण, वातावरण, आवरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पर्यावरण, याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, पर्यावरण कही जाती है। इस कथन के विद्वान है, यानी कि ये जो कथन कहा है वो कौन से विद्वान, उनका क्या नाम, इसमें से आप लोगों को बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी जिसबर्ड ने। ठीक है, पी जिसबर्ड ने इस कथन को कहा, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 का ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पी जिसबर्ड बर्ड। अगला प्रश्न है 4 नंबर की पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इस कथन के विद्वान है, यानी किसी विद्वान ने, किसी आप कह सकते हैं जो समाज, वो पर्यावरणकारी हैं या फिर आप लोग विद्वान कह सकते हैं अपनी भाषा में, वो किसने कहा है? ठीक है, पर्यावरण को बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि E.J. रॉस ने इस कथन को कहा है, इन्हीं का कथन है, इसलिए राइट आंसर हम सिलेक्ट करेंगे सी नंबर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। इसमें से जो मैं आपको बता दूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा? 5 नंबर कि पर्यावरण उन समस्त
बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणियों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, इस कथन के विद्वान हैं। यह कथन किसने कहा? आपको मिल गए हैं ऑप्शन। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.जे. हर्षकोविटस। ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन कहा है उनका नाम है एम.जे. हर्षकोविटस। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे क्रॉस भी कर सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन लेकिन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कदार पूछ लिया जाता है बस। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 6 नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिखा है कि पर्यावरण शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना, पर्यावरण शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, तो वो अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, अहमदाबाद में स्थित है पर्यावरण शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र। याद रखिएगा ए नंबर। ओके, अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप लेवल का है कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पहला 1978 में, 1900 दूसरा 82 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, इसका राइट आंसर बी, यानी कि आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर जो मैंने गोला कर दिया है। ओके, अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्न में से पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे। जो ऑप्शन आपको दे दिए गए इसमें फिर आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको कर दे रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे। ठीक है, निम्न में से जो पर्यावरणविद हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कदार पूछा जाता है, अदरवाइज आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ना भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न 9 नंबर वो टॉप लेवल का है, आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है, तो ये आपको जनरली वैसे भी जानना चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में पर्यावरण माह पर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, भारत में पर्यावरण माह पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 20 नवंबर से 19 दिसंबर तक, और 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक, या फिर 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक मनाया जाता भारत में पर्यावरण माह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, 19 से 18 दिसंबर तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला वो टॉप ही लेवल का क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है कि भारत में पर्यावरण माह किस दिवंगत प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से प्रारंभ होता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के दिवस से ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी नंबर। ओके, ठीक है, देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टॉप लेवल का, अगला भी प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 23 मई को, 19 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसी का जो राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे वो वही है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है वो लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कब मनाया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूँ, टॉप लेवल का है, आपके आगामी परीक्षा के लिए इसको रट जरूर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपको दे दिए गए, प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 22 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को, प्रत्येक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो पर साल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के भौतिक घटक हैं स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं भी है, 4 ऑप्शन है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। ठीक है, ये भौतिक घटक हैं पर्यावरण के, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की समस्या पर सर्वप्रथम सम्मेलन आयोजित किया था,
वो कहाँ पर किया था और किस सन में किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन में मनाया गया था 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में मनाया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मानवीय संदर्भ में पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भौतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो ये दो हैं जो इसके प्रमुख प्रकार हैं। आपने एक देखा भौतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित, और दूसरा यहाँ पर चालू हो जाएगा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये जो हैं दो प्रमुख, ठीक है, प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर की पर्यावरण के दो प्रमुख कारक बताइए। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक एवं अभौतिक कारक। पर्यावरण के दो प्रमुख जो कारक हैं वो भौतिक एवं अभौतिक, ठीक है, दो कारक हैं इसके, याद रखिएगा। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को स्वयं अपघटित कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, इस कथन के विद्वान है, यानी कि जो कथन कहा किसने कहा है। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए फिटिंग, ठीक है, फिटिंग, ए फिटिंग ने इसको कहा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन आपको दे दिए गए, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बस्तियाँ। निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व जो नहीं वो बस्तियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नवनियतिवादी अवधारणा। तो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग आंसर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों के समुच्चय से, ठीक है। जो रचना होती है इसकी वो तीनों से होती है, सांख्यिकीय तत्वों से, भौतिक और जैविक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर, ठीक है, ग्रिफिथ, टेलर, और सी नंबर डेविस है, और डी नंबर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे ए नंबर, यानी कि कार्ल रिटर ने, ठीक है, इसके प्रतिपादक जो है वो कार्ल रिटर हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सर्वप्रथम गठन करने वाले प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सर्वप्रथम जो गठन करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो नाम है, 23 नंबर जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर, राजीव गांधी, याद रखिएगा। ओके, तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है मानवाधिकार से जुड़े, तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए अगर छात्र को बोरिंग लग रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मानवाधिकार से जुड़े भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखी है वो कमेंट सेक्शन में 5 नंबर दबाएं, यानी कि 5 नंबर लिखें कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे कि छात्र जो हमारे हैं वो यहाँ तक वीडियो देखते हैं, तो हम वीडियो को लंबी बनाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप तक प्रोवाइड करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत सारे छात्र बीच में स्किप करके चले जाते हैं। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन, मॉडल पेपर कौन से सब्जेक्ट के चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताएं। फिलहाल हम आपको और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।